दोस्तों, भारत के सबसे जाबाज पुलिस ऑफिसर्स में से एक तमिलनाडु के सबसे ताकतवर पॉलिटिकल लीडर के अन्नामलाई, जिन्होंने तमिलनाडु स्टेट में बीजेपी जैसी पार्टी को लाकर इतिहास रच दिया। आज के दिन के अन्नामलाई बीजेपी के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि 23 जुलाई साल 2023 को हुआ रामनाथ कोविंद फेयरवेल डिनर ऑर्गेनाइज, जिसे लीड किया जा रहा था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस डिनर में बीजेपी के बड़े बड़े टॉप लीडर्स भी शामिल थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि यहाँ किसी भी स्टेट प्रेसिडेंट को इनवाइट नहीं किया गया था सिवाय के अन्नामलाई के। आखिर कैसे अन्नामलाई ने आज के दिन तमिलनाडु जैसी स्टेट में बीजेपी को एक डोमिनेंट पार्टी बनाया और क्या है इनकी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं विशेष रूप से भाई अन्नामलाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज से आपको इसी चैनल पर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे, इसीलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, के अन्नामलाई का जन्म हुआ था 4 जून साल 1984 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव करूर में। आप में से बहुत से लोग ये तो जरूर जानते होंगे कि तमिलनाडु पहले से ही एक ऐसा स्टेट रहा है जो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, जहाँ के आज भी 50% से ज्यादा परिवार कृषि पर ही डिपेंडेंट हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पर एजुकेशन वहाँ ना के बराबर ही होगी। लेकिन फिर भी अन्नामलाई के पेरेंट्स जैसे तैसे करके उनका एडमिशन एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाते हैं। उनके पेरेंट्स को ये बात अच्छे से पता थी कि हमें सबसे पहली इम्पोर्टेंस एजुकेशन को देनी चाहिए, और यही कारण था उनका अन्नामलाई को स्कूल भेजने के पीछे। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद अन्नामलाई बीटेक करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो पीएसजी कॉलेज ऑफ कोयम्बटूर चले जाते हैं। आपको बता दें, अन्नामलाई अपने गाँव के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। पीएसजी कॉलेज से बीटेक कंप्लीट करने के बाद वो अपने मेंटोर से एडवाइस लेते हैं और एमबीए करने के लिए आईआईएम कॉलेज ऑफ लखनऊ चले जाते हैं। यही वो समय था जब इनकी लाइफ में इन्हें पहला मेजर टर्न देखने को मिला। देखिए, तमिलनाडु पहले से ही एक डेवलप्ड स्टेट रहा है, जहां गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज, स्कीम्स और अदर पॉलिसीज समय से पहले ही ग्रास रूट लेवल तक पहुंचती आई हैं। लेकिन जब ये लखनऊ पहुंचते हैं तब इन्हें जस्टिस का ऑपोजिट देखने को मिलता है। वहाँ वो पॉवर्टी, करप्शन और गवर्नमेंट सर्विस में हो रही लापरवाही को नोटिस करते हैं, और फिर वो आईआईएम में पढ़ने के साथ साथ कई एनजीओ से भी जुड़ते हैं, जहां वो ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और उनके इश्यूज को समझते हैं, जिससे उन्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आता है, और फिर वो डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से लोगों की सेवा में लगाने का। जिसके बाद वो अपनी स्टडी और नॉलेज के बल पर सिविल सर्विस जैसे एग्जाम को क्लियर करते हैं और साल 2011 में आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। इनकी पहली पोस्टिंग साल 2013 में कर्नाटका पुलिस डिपार्टमेंट में होती है। फिर आगे चलकर इनकी सेकंड पोस्टिंग उडुपी में एज अ एसपी ऑफिसर होती है। ये ऐसा समय था जब अन्नामलाई अपनी ईमानदारी और काम की वजह से लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। उनके लिए रूल और लॉ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिस वजह से वो वहाँ के लोगों से काफी ज्यादा कनेक्ट हो चुके थे। और यही कारण था जब उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता था तो लोग पुलिस स्टेशन को घेर लेते थे और वहाँ से ना जाने की डिमांड करते थे। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आता है जो अन्नामलाई को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। उडुपी में 10th स्टैंडर्ड की एक लड़की का रेप मर्डर होता है, जिसके बाद अन्नामलाई बाकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ बॉडी को रिट्रीव करने के लिए वहां पहुंचते हैं। लेकिन वहां जमा हुए लोग उन्हीं के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं और इस इंसिडेंट का सारा ब्लेम पुलिस डिपार्टमेंट पर लगा देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद इन्हें रियलाइज होता है कि एज अ पुलिस ऑफिसर वो कभी भी लोगों की पूरी तरह से मदद नहीं कर सकते और ना ही कोई चेंज ला सकते हैं, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर के पास पावर तो होती है लेकिन वो बहुत लिमिटेड होती है। उन्हें अपने सारे डिसीजन लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग लेने होते हैं, और हर एक बड़ा डिसीजन लेने से पहले उन्हें ऊपर से परमिशन लेना जरूरी होता है। और क्योंकि अन्नामलाई के लिए पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी चीज थी, तो वो इसे अवॉइड करते हैं और अपना खुद का एक एनजीओ खोल लेते हैं, जिसका नाम था वी द लीडर्स। समय बीतता गया और इसके बाद इनकी पोस्टिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा में होती है। बेसिकली ये वो जगह थी जहाँ इन्हें अपनी लाइफ का एक्चुअल पर्पस समझ आता है, और फाइनली वो लोगों की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला करते हैं। और 25 अगस्त
अगस्त 2020 में बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ समय बाद इन्हें तमिलनाडु में बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है, जिसके बाद अन्नामलाई के ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी को एक ऐसी स्टेट में रिप्रेजेंट करना था जहां बीजेपी की प्रेजेंस बिल्कुल ना के बराबर थी। फिर कैसे के अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करके उसे एक डोमिनेंट पार्टी बनाया। बेसिकली तमिलनाडु में साल 1967 से द्रविडियन पार्टी ही रूल करते हुए आई है, चाहे वो एडीएमके हो या फिर डीएमके, यहाँ ये पार्टीज ही हमेशा एग्जिस्ट करती हुई आई हैं। बीजेपी तमिलनाडु में 1996 में आई थी, तो जाहिर तौर पर लेट आने की वजह से उसकी प्रेजेंस भी यहाँ पर कम थी। बात यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंस की नहीं है, बल्कि जो मेन प्रॉब्लम है वो है बीजेपी और द्रविडियन पार्टीज की आइडियोलॉजी, जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। क्योंकि जहाँ एक तरफ बीजेपी हिंदुओं को साथ लेकर चलती है, वहीं द्रविडियन पार्टी एंटी हिंदू की पॉलिटिक्स करती है। और इसी वजह से बीजेपी का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि वो कैसे तमिलनाडु की जनता को अपनी आइडियोलॉजी समझाए और उनके दिमाग से ये एंटी हिंदू का कॉन्सेप्ट निकाले। आप में से बहुत से लोग ये बात जरूर जानते होंगे कि आज के दिन तमिलनाडु में हिंदी बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक समय वहाँ हिंदू एजिटेशन हुआ था और बीजेपी को अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुँचाना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि तमिलनाडु में जितने भी न्यूज चैनल चलते हैं वो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर द्वारा ही ऑन किए जाते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग ही वहाँ की न्यूज को चलाते हैं। बेसिकली इससे ये होता है कि बाकी पार्टीज की बात आम जनता तक पहुँच ही नहीं पाती। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में बीजेपी के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं के अन्नामलाई। अन्नामलाई पहले से ही अपनी शानदार स्ट्रेटेजीज के लिए वहाँ जाने जाते हैं। उन्होंने तमिलनाडु स्टेट में बीजेपी की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए भी कई स्ट्रेटेजीज और मॉडल बनाए। आखिर कौन सी वो स्ट्रेटेजीज थी, आइए समझते हैं। सबसे पहले अन्नामलाई ने बीजेपी की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मॉडल बनाया, जिसमें वो बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को 25 घरों की जिम्मेदारी सौंपते हैं। बेसिकली इन कार्यकर्ताओं का काम था कि वो घर घर जाएं और उनकी वहां चल रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और बीजेपी की आइडियोलॉजी को उन्हें समझाएं। जब इस मॉडल को इंस्टीट्यूट किया गया तब उस समय तमिलनाडु में बीजेपी के 90,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता थे और उन सभी कार्यकर्ताओं ने इस काम को किया, जिससे बीजेपी की आइडियोलॉजी वहाँ के लोगों तक पहुँच पाई। इसके बाद अन्नामलाई ने तमिलनाडु की जनता और पार्टी के बीच के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए अनमन अनमकल यानी माय लैंड माय पीपल यात्रा का ऐलान किया। ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का एक सक्सेसफुल वर्जन था। बेसिकली इस यात्रा का मेन गोल लोगों के बीच में बीजेपी का प्रचार करना था। अन्नामलाई इस यात्रा को 28 जुलाई 2023 को रामेश्वरम से शुरू करते हैं, जिसमें यात्रा के दौरान कई पॉलिटिकल लीडर भी शामिल होते हैं। अभी हाल ही में इस यात्रा में अन्नामलाई ने पीएम मोदी के साथ भी कॉन्क्लूड किया। इस यात्रा के दौरान बीजेपी तमिलनाडु के लोगों से और भी करीब हो गई है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है के अन्नामलाई को। आज के दिन के अन्नामलाई जैसे यंग, इंटेलिजेंट और एजुकेटेड पॉलिटिशियंस की जरूरत सिर्फ तमिलनाडु को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें।